हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, इनको बहुत ही डिटेल से, बहुत ही गहराई से हमने पढ़ा। अब हम लोग धीरे-धीरे छोटा-छोटा टॉपिक लेंगे और उनको कवर करेंगे। ये ऐसे टॉपिक्स होंगे जो ना सिर्फ आपको रिटन एग्ज़ाम्स में काम आएँगे, बल्कि दिनचर्या की बातचीत में भी, बोलने में, आपको फ्लुएंटली स्पीकिंग में ये बहुत ही आपका जीवन आसान कर देंगे। आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हू और हुम। इनके जो हिंदी रूप है, हू के रूप हैं कौन, किसने, जो। हुम के रूप है किसे, किस, किसके, किसको, किसकी। तो ये हिंदी वाले जो रूप हैं, ये हम अपने हिसाब से सेंटेंस में कब, कहाँ, क्या लगाना है, वो हम लगा लेते हैं। किसके घर पर आज पार्टी है, किसके पास जाना है, किसके किसको ये किताब देनी है, कौन क्लास में सबसे लेट आया, जो क्लास में सबसे टॉप आएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। तो ये हिंदी में हम अपने हिसाब से, हमें पता है कौन सा वर्ड कहाँ, कौन सा रूप कहाँ पे लगाना है। लेकिन जैसे ही बात इंग्लिश की आती है, हम अटक जाते हैं कि भाई हू कहाँ पे यूज़ करना है और हुम कहाँ पे। दोनों की शक्ल भी लगभग एक जैसी है, इसमें केवल एक एक्स्ट्रा एम है। तो आज हम लोग इसी चीज़ को बिल्कुल क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा मैं आपको, तो आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नोट एक थे यहाँ पे, हु एंड whom बोथ आर मेनली क्वेश्चनिंग वर्ड्स एंड आर प्रोनाउंस। ये हु और whom जो हैं, ये मेनली क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं। मेनली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 90% केसेस में क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस हम लोग इससे बनाते हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करके। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं ये। और दोनों ही प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन यानी जो नाउन के बदले में आते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक डिफरेंस ये है, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा डिफरेंस एक्चुअली, कि नॉर्मल सेंटेंसेस की तरह नाउन को बस रिप्लेस कर दिया सेंटेंस में, राम आम खाता है की जगह पे वह आम खाता है, ऐसा नहीं है। इससे यहाँ हु और हुम के साथ क्या होगा, क्वेश्चंस बनेंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर में हम नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली नाउन की जगह प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। और यही कारण है कि इनको भी प्रोनाउन माना गया है, हु और हुम को भी। चलिए आगे देखते हैं इसको। हिंदी है इसका कौन और किसको, सिर्फ एक-एक फॉर्म लिया है दोनों का, ताकि चीज़ों को ईज़ी रख सकें। आगे और भी फॉर्म्स देखेंगे। दोनों मुख्यतः प्रश्नवाचक शब्द हैं और सर्वनाम। ये मैं एक्सप्लेन कर दिया अभी। हु इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव and used as the subject of a sentence। ओके, ये देखिए 3 फॉर्म है, कौन, किसने, जो। हमेशा कर्तावाचक होता है और वाक्य के कर्ता के रूप में प्रयोग होता है। अब जिन लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से पता है, इनका क्या डिफरेंस होता है, उनके लिए तो ठीक है। जिनको नहीं पता है, उनके लिए यहाँ पे एक देखिए छोटा-सा नोट लगाया है मैंने। सब्जेक्ट वो होता है द वन हू टेक्स द एक्शन, क्रिया करने वाला। किसी भी सेंटेंस में मोस्टली आप नोटिस करेंगे 2 कैरेक्टर होगा। एक जो कोई एक्शन कर रहा होगा, कोई क्रिया कर रहा होगा। दूसरा जिसके ऊपर वो क्रिया हो रही थी। तो बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई क्रिया करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वह क्रिया की जाती है, द वन ऑन whom द एक्शन इज टेकन। अभी राम आम खाता है, यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया, आम हो गया ऑब्जेक्ट और खाता है हो गया क्रिया, वर्ब। सिंपल सा सेंटेंस। उसी तरह से हु जो है, ये हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा
सेंटेंस का कर्ता हो। कहने का मतलब हु का जो आंसर निकल के आएगा वो तो एक क्वेश्चनिंग वर्ड है, उससे क्वेश्चन फॉर्म होगा। इस क्वेश्चन से जो आंसर बनेगा, क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, उस आंसर में आप नोटिस करना कि वो जिसके लिए भी आएगा वो डायरेक्टली करता हो, वो वह व्यक्ति होगा जो क्रिया कर रहा होगा, कोई एक्शन कर रहा हो। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हु वुड लाइक टू बी ऑन योर टीम? कौन आपकी टीम में शामिल होना चाहेगा? अब इसका आंसर आप सोचो क्या क्या हो सकता है। एक आंसर हो सकता है आई वुड लाइक टू बी ऑन योर टीम। मैं आपकी टीम में शामिल होना चाहूँगा। तो यहाँ पे शामिल कौन हो रहा है? मैं हो रहा हूँ। मैं एक क्रिया कर रहा हूँ, शामिल हो रहा हूँ, एक एक्शन ले रहा हूँ। तो डायरेक्टली मैं सब्जेक्ट हो गया। तो चूंकि मैं सब्जेक्ट हूँ और इस सब्जेक्ट वाले जो आंसर है, इसका जो क्वेश्चन था वो सब्जेक्टिव रूप सेलेक्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाने की। तो हु और हुम में से जो सब्जेक्टिव वाला रूप है वो हु है, कर्तावाचक वाला रूप। हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव वाला रूप, वो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हु मेड दोज ब्यूटीफुल ड्राइंग्स? उन सुंदर चित्रों को किसने बनाया? इसका आंसर हो सकता है शी मेड दोज ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, he made those beautiful drawings, I made those beautiful drawings, we made those beautiful drawings, they made those beautiful drawings। इतने सारे आंसर हो सकते हैं। तो इन सभी में आई, शी, ही, दे, वी, ये सारे जो हैं डायरेक्ट वो लोग हैं जो क्रिया कर रहे हैं, क्रिया किया होगा पहले या कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे। तो चूंकि ये क्रिया करने वाले लोग हैं तो डायरेक्ट वो सब्जेक्ट हो गए उस सेंटेंस के, कर्ता हो गए। और चूंकि ये आंसर इसका जो निकल के आया इस क्वेश्चन का, उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है, कर्ता के ऊपर फोकस है, तो इसलिए सब्जेक्ट वाला फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, यानी हु। यहाँ पे हुम नहीं आएगा। ये डिफरेंस आपको आगे और क्लियर हो जाएगा जब हुम के एग्जाम्पल्स बताऊंगा। अभी के लिए आप समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो आया उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट मेन था, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस था, तो इससे ये हु यूज होता है। जहाँ भी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होगा, सब्जेक्ट मेन कैरेक्टर होगा उस सेंटेंस का, वो वहाँ पे हु आएगा क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस बनाने हो कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कोई मान लीजिए आंसर दिया हुआ है और उसका क्वेश्चन बनाना है और वहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि हु चुने कि हुम चुने, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन कैरेक्टर है तो डायरेक्टली आप हु सेलेक्ट कर सकते हैं। Who will come to the circus with me? I will come to the circus with you. She will come to the circus with you। तो यहाँ पे आई, शी, ये ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो डायरेक्टली ये हु लगेगा। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हो, उनका धीरे धीरे मैं सारा आंसर पेशेंस के साथ देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है। चलिए अभी हुम पे आते हैं। हुम इज ऑलवेज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन। हुम कभी भी किसी क्रिया या पूर्वसर्ग मतलब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसके बारे में बताऊं। हुम कभी भी किसी क्रिया या पूर्वसर्ग के कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, कर्ता हो गया सब्जेक्ट, कर्म हो गया ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में तीन ही चीज होते हैं मेनली, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता वो होता है जो करता है, करने वाला, एक्शन लेने वाला। कर्म वो होता है जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा होता है, और क्रिया कोई काम, कोई एक्शन। भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। तो whom was the letter addressed? पत्र किसे संबोधित किया गया? टू एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में रिलेशन बताते हैं बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट और
वर्ब के बीच में। तो यहाँ पे टू जो है ये जो सेंटेंस का कर्ता है और कर्म यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन बता रहा है। ये लेटर किसको लिखा गया था? लिखने वाला कोई और है, पढ़ने वाला कोई और है, और एक लेटर लिखा गया है। लेटर लिखा गया है, ये हो गया वर्ब। जिसको संबोधित किया गया है यानी जिसके पढ़ने के लिए वो लेटर लिखा गया है, वो हो गया ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और लिखने वाला हो गया सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में आप देखिए कि फोकस किसके ऊपर है। टू होम वॉज द लेटर एड्रेस्ड, पत्र किसे संबोधित किया गया था। यहाँ पे इस सेंटेंस में इस बात पे फोकस नहीं है, इस बात पे जोर नहीं है कि लिखा किसने है। जोर इस बात पे है कि किसको लिखा गया था, किसको संबोधित किया गया था ये लेटर। तो इसे ये यही कारण है कि होम आएगा यहाँ पे, हु नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियर कट एग्जाम्पल है। हु इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, कौन हमेशा कर्तावाचक होता है और वाक्य के कर्ता के रूप में प्रयोग होता है, जबकि whom is always objective, is used as the object of a verb or a preposition. वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा, यानी कि किसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है उस पर फोकस रहेगा ऐसे सेंटेंसेस में। वहां पे हम whom यूज करेंगे। whom do you believe, आप किस पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने वाला कोई और है, विश्वास किया किसी और पे जा रहा है और विश्वास किया जा रहा है। तो विश्वास करना हो गया वर्ब क्रिया, करने वाला हो गया कर्ता, जिस पे किया जा रहा है वो हो गया कर्म ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में फोकस इस बात पे है कि आप किस पर विश्वास कर रहे हैं। कौन विश्वास कर रहा है इस पर फोकस नहीं है, किस पर विश्वास कर रहे हैं ये पूछा जा रहा है सेंटेंस में। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म यूज होगा whom। I do not know with whom I will go to the concert. मुझे नहीं पता कि मैं किसके साथ संगीत कार्यक्रम में जाऊं। जाने वाला कोई और है, जाना एक वर्ब है, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। लेकिन मेन फोकस जो है सेंटेंस का वो इस पे है कि किसके साथ जाऊंगा। तो चूंकि मेन फोकस ऑब्जेक्ट पे है इसीलिए whom का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट वो होता है जो द वन हु टेक्स द एक्शन, क्रिया करने वाला। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे एक्शन हो रहा होता है, जिस पे क्रिया की जाती है। यहाँ पे जाएगा तो कोई और, मैं जाऊँ कोई और जाए, लेकिन किसके साथ जाऊँगा उस पर एक्शन हो रहा है कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ और जाने का काम हो रहा है। चलिए और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी बताता हूँ, टिप्स भी देता हूँ कि हूम कब सेलेक्ट करना है और हु कब। तो हु को हमेशा इन प्रोनाउंस के साथ यूज करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, कर्ता वाले फॉर्म से। ये फॉर्म्स हमेशा, ये प्रोनाउन के जो फॉर्म्स हैं सर्वनाम के, ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और हमेशा ये सब्जेक्ट को, कर्ता को, सेंटेंस में जो एक्शन कर रहा होगा, क्रिया कर रहा होगा, उसको दर्शाने के लिए ये प्रोनाउंस यूज होते हैं। आई, वी, ही, शी, दे। आई ईट, वी ईट, ही ईट्स, शी ईट्स, दे ईट। हमेशा ये करता होंगे सेंटेंस के, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी। द बुक वॉज गिवन टू मी, ये किताब मुझे दी गई थी। देने वाला कोई और है, यानी कि एक्शन करने वाला कोई और है, एक्शन हुआ मेरे ऊपर, वो किताब मुझे दी गई। तो इसलिए जो मी है, द बुक वॉज गिवन टू मी, तो मी जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई का। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, द फ्रूट्स वर गिवन टू अस। ही का हिम, शी का हर, दे का देम। ये आप एकदम याद कर लीजिए, ये वाले सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट्स में ये काम आते हैं। और ऑब्जेक्ट हमेशा ये लास्ट में आएंगे सेंटेंस में, और ये वो होंगे जिन पे एक्शन हो रहा होगा। हम एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हु वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम, कौन आइसक्रीम खाना चाहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
शी वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खाना चाहेगी। हर वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम गलत आंसर होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये हर जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है सेंटेंस। आई वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम ये भी करेक्ट है। मी वुड लाइक टू आइसक्रीम गलत। हम ऐसे कभी नहीं बोलते हैं मी वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम, कभी बोलते हो आप ऐसे? आप हमेशा बोलोगे आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू डू दैट, आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहूंगा, मैं ये करना चाहूंगा। तो हमेशा आई यूज करते हैं। हु मेड दोज ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, करेक्ट आंसर है ही मेड दोज ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, वी मेड दोज ब्यूटीफुल ड्राइंग्स। उसने वो सुंदर चित्र बनाए हैं, उन लोगों ने वो सुंदर चित्र बनाए हैं। हम कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि अस मेड दोज ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, नहीं, कभी नहीं बोलते हैं ऐसे, ये गलत है। हिम मेड दोज ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, नहीं, हम ऐसे भी नहीं बोलते। मैं हमेशा ही, शी, वी ये सब बोले। हु विल कम टू द सर्कस विथ मी, मेरे साथ सर्कस कौन आना चाहेगा? दे विल कम टू द सर्कस विथ यू, वो लोग आपके साथ सर्कस आना चाहेंगे। हम कभी ऐसा नहीं कभी नहीं बोलते हैं कि देम विल कम टू द सर्कस विथ यू, नहीं, ये गलत। ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म्स यूज नहीं होंगे, हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म्स यूज होंगे। इसमें हमने हु के एग्जाम्पल्स देखे, अब यहाँ पे होम के एग्जाम्पल्स देखते हैं। टिप्स वही है, हु के साथ ये सब्जेक्ट वाले फॉर्म्स यूज करने हैं, होम के साथ ऑब्जेक्ट वाले फॉर्म्स। तो होम वाज द लेटर एड्रेस्ड, द लेटर वाज एड्रेस्ड टू हिम, ये सही है। हम कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि द लेटर वाज एड्रेस्ड टू ही, नहीं, ये गलत। द लेटर वाज एड्रेस्ड टू मी बोलेंगे, द लेटर वाज एड्रेस्ड टू आई नहीं बोलते हैं। होम डू यू बिलीव, आई बिलीव देम, हम कभी ऐसे नहीं बोलेंगे आई बिलीव दे, गलत। आई बिलीव अस, ये सही है। आई बिलीव वी, ये गलत। आई डू नॉट नो विथ whom आई विल गो टू द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट, मुझे नहीं पता मैं किसके साथ कंसर्ट कॉन्सर्ट जाऊंगा। आंसर है, सही आंसर है आई विल गो टू द कॉन्सर्ट विथ हर। हम कभी ऐसे नहीं बोलते हैं कि आई विल गो टू द कॉन्सर्ट विथ शी, नहीं, ये गलत। हमेशा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाले फॉर्म्स यूज करने हैं, ये वाले फॉर्म्स इनके साथ। आप हमेशा ऐसे केसेस में पहले आंसर सोचना, आपके मन में जो आंसर है, आपके मन में ये आंसर हमेशा आपको खटकेगा इस तरह का, आई विल गो टू द कॉन्सर्ट विथ शी, ये हमेशा आपको लगेगा यार गलत है। तो जैसे ही आंसर आए कि आई विल गो टू द कॉन्सर्ट विथ हर, हिम, देम, तो तुरंत आप यहाँ पे whom सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मान लो आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, who और whom, तो आप यहाँ पे whom सेलेक्ट करना। बेस्ड ऑन दिस आंसर, इस आंसर के बेसिस पे आपको इनमें से सेलेक्ट करना होगा। हम आगे देखेंगे। तो चलिए आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। हम लोग लाइफ में ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक्स कुछ ना कुछ यूज़ करते रहते हैं, अभी ग्रामर में भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे आप इजीली आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। तो हु या हुम में से कौन सा सही होगा, इसको जानने के लिए हिम और देम, जो ये दो प्रोनाउन हैं, दोनों के अंत में देखिए एम आ रहा है और हुम के अंत में भी एम आता है। तो जहां भी आपको लगे कि आंसर में हिम या फिर देम होगा, तो उसके क्वेश्चन में डेफिनेटली होम आएगा ही आएगा। और जहां भी क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है होम, तो वहां आंसर में हिम या देम, वो आप सेंटेंस में क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस मतलब प्रसंग में बात हो रही है, ये नहीं कि शी वाला कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी हिम लगा दिए, नहीं, ही वाला कॉन्टेक्स्ट होगा, ही वाला प्रसंग होगा, मतलब ही से रिलेटेड, एक मेल से पर्सन से रिलेटेड, पुरुष से रिलेटेड अगर एक सेंटेंस होगा तो ही हिम लगाइए। अच्छा, उसमें भी अगर सिंगुलर वाला कॉन्टेक्स्ट है, सिंगुलर में सेंटेंस में बात हो रहा है तो हिम लगाइए, अगर प्लूरल में बात हो रहा है तो देम लगाइए।
तो यहाँ एग्जांपल्स में देखते हैं हम लोग, इससे क्लियर हो जाएगा ये वाला ट्रिक। हु और whom डू यू लव? आंसर अगर आपके मन में आ रहा है आई लव हिम, तब तो ये करेक्ट है। अगर आंसर ही आ रहा है आपका आई लव ही, तो फिर भाई ये तो गलत है। आई लव शी ऐसे नहीं बोलते हैं कभी हम, आई लव हर बोलते हैं। तो जहां भी हिम आए, मतलब किसी लड़की से पूछा जा रहा है अगर, तो उसका आंसर होगा आई लव हिम। तो जहां जैसे ही एम आ जाए तो या आप ये होम सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में काम करेगा। अगर किसी लड़के से पूछा जा रहा है हु और हुम डू यू लव, और उसका आंसर है आई लव हर, ऑब्वियसली उसका आंसर आई लव शी नहीं होगा। तो आई लव हर वाले केस में फिर ये ये ट्रिक काम नहीं करेगा एम वाला, लेकिन हाँ इसका आंसर एम ही होगा, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले वाले देखिए स्लाइड में बताया है, यहाँ पे भी देखिए होम हर में भी यूज होता है, लेकिन हाँ ये वाला ट्रिक हिम और देम के लिए है स्पेशली। हु और हुम राइट्स द सॉन्ग, अगर आंसर आपको दिमाग में आ रहा है हिम राइट्स द सॉन्ग, तो वो तो ऑब्वियसली गलत है। हम कभी ऐसे नहीं बोलते हैं, यू वुड नॉट से हिम राइट्स द सॉन्ग, ही राइट्स द सॉन्ग, शी राइट्स द सॉन्ग, ऐसे बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ही आ गया, इसका लास्ट में ई है, एम नहीं है, तो ये सीधा सीधी हु हो जाएगा, हुम नहीं होगा इस केस में। आपको ये मैच करना है। हु और हुम हैज द प्रिंसिपल आस्क्ड टू ब्रिंग देयर पेरेंट्स, प्रिंसिपल ने किसको अपने पेरेंट्स को लाने के लिए कहा है? आंसर, करेक्ट आंसर है द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड देम टू ब्रिंग द पेरेंट्स, द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड देम टू ब्रिंग द पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स। यू वुड नॉट से, हम कभी ऐसे नहीं कहते हैं द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड दे टू ब्रिंग देयर पेरेंट्स, नहीं ये गलत है। तो अब चूंकि करेक्ट आंसर में एम है लास्ट में, तो आप सीधा सीधी होम सेलेक्ट कर, ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। तो बस यही था दोस्तों हु और होम से रिलेटेड। आप खूब इसको अच्छे से फिर से देखिए वीडियो, समझिए एक एक पॉइंट, मैंने बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझाने की कोशिश की है, चीज़ों को इजी रखने की कोशिश की है, आपको कुछ भी डिफिकल्ट ना फील हो, हर चीज़ को हिंदी में समझाया है। आप खुद भी बहुत सारे हिंदी के सेंटेंसेस ही लेके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। और जो भी लोग ये कहते हैं, खासकर स्पोकन इंग्लिश सिखाने वाले लोग, कि भाई आपको ग्रामर के रूल्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, उन पचड़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। बहुत अच्छी बात है, सिखा दीजिए, लेकिन उस तरह का इंग्लिश आपको रिटन एग्ज़ाम तो कभी क्लियर नहीं करवा पाएगा, ये मैं गारंटी में लिख के दे सकता हूँ। रिटन एग्ज़ाम आप ग्रामर के नॉलेज के बेसिस पे ही क्लियर कर पाएंगे, केवल बोलने आ गया इंग्लिश तो असंभव है, रिटन एग्ज़ाम में आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। जब तक रिटन क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप इंटरव्यू में नहीं पहुंचेंगे, जब तक इंटरव्यू में नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको स्पोकन इंग्लिश का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। स्पोकन इंग्लिश का ज़रूरत सिर्फ इंटरव्यू में ही पड़ता है, उसके पहले वाले स्टेजेस में तो नहीं, उसके पहले वाले स्टेज में आपको ग्रामर ही हेल्प करेगा। तो प्लीज़ अगले 1 साल तक, ज़्यादा नहीं सिर्फ 1 साल, आप अगर 12th जस्ट पास किए हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, या ग्रेजुएशन किसी भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर किसी में भी हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, 2-4 साल हो गए हैं, फिर भी आगे आपके पास अभी है काफ़ी टाइम है, तो उसमें से सिर्फ आपको 1 साल अच्छे से इंग्लिश को देना है, वो उसके बाद आपके पास जीवन पर्यंत आपका वो इंग्लिश आपको हेल्प करेगा। 50 साल, 60 साल, 70 साल, जितना साल आप जिएंगे, जहाँ जहाँ जॉब करेंगे या जिन भी लोगों से मिलेंगे, हर सिचुएशन में आपका हेल्प करेगा। लेकिन उसके लिए अभी का एट प्रेजेंट आपको सिर्फ 1 साल देना है। 1 साल ग्रामर का बेस पूरा अच्छे से मजबूत कर लीजिए अपना। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फार्मूलाज को रट्टा मारना है, प्रैक्टिस करिए, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इतने एक्सरसाइजेस बनाइए, मैं बनवाऊंगा आपसे एक्सरसाइज, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अगले 1 साल में आप मेरे साथ रहिए, मैं इतने एक्सरसाइजेस करा दूंगा ना कि आपको रूल्स याद करने का अलग से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। बचपन में हम लोग a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2b² + 2ab करते थे,
शुरू में हमें कोई नंबर्स दिए गए, मान लो 9 + 8 का होल स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम फार्मूला लिखते थे, हाँ भाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर उस पर 9 का स्क्वायर बिठाते थे, 8 का स्क्वायर, फिर 2 × 9 × 8। अब फिर 9 का स्क्वायर कितना है 81, 8 का स्क्वायर 64। ये ऐसे करते करते फिर तो इवेंचुअली फिर आप जब इतना बार उसको प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको आंसर बिल्कुल खटाखट आता है। हाँ भाई, ये इस दिए गए नंबर का 2 नंबर का होल स्क्वायर निकालना है। तुरंत दोनों का स्क्वायर याद किया, क्या क्या होता है, 81 64 और 2 × 9 × 8 जो भी है अपना, वो फटाफट आंसर निकल गया। तो ये होता है, प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड बढ़ जाती है, चीज़ें नेचुरली बिल्कुल स्मूथली आपको आने लगेगा। केवल अगला 1 साल दीजिए, उसके बाद फिर स्पोकन करिएगा, बहुत ही इजीली हो जाएगा, बहुत ही इजीली। अभी स्पोकन डायरेक्ट करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा, स्पोकन सीखने जाएंगे तो पहले नींव मजबूत कीजिए, उसके ऊपर बिल्डिंग जितना तल्ला उठाना है उठा लीजिए। ठीक है गाइज, थैंक यू अभी के लिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।